सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, यमुनानगर। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। तो इसी पुस्तक का पाठ 3 और पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज आपके सामने। तो इस पाठ का आज हम भाग 1 करेंगे और भाग 1 में हम जिन उपविषयों पर चर्चा करेंगे वो होंगे राष्ट्रवाद क्या है, गांधी जी का सत्याग्रह का विचार भी हम जानेंगे, बिहार का चंपारण आंदोलन जो 1916 में हुआ वो, और गुजरात का खेड़ा आंदोलन जो 1917 में हुआ। इन दोनों के बारे में इसी भाग में विचार किया जाएगा। रोल्ट एक्ट क्या था, जिसको काला कानून भी कहते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और इसी एक्ट का जो परिणाम हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ ऐसी भावना से है जो पूरे राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना जो लोगों को एक होने के लिए प्रेरित करे, जो लोगों को बताए कि वो धर्म जाति से ऊपर उठकर एक देश के नागरिक हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में से अपनी जाति, धर्म, गांव और शहर के प्रति वफादारी के स्थान पर अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पैदा करती है, या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पैदा करती है। उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस विश्व युद्ध के दौरान कई ऐसी बातें हुई जिसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जिससे लोग अंग्रेजी सरकार से नाराज हुए, गुस्सा हुए, और उनको लगा कि ऐसी सरकार का इस देश में कोई स्थान नहीं है। उन लोग, भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा हुई, और वो राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन चले, उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित हुए ताकि ऐसी सरकार को खत्म किया जा सके। तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली जो महत्वपूर्ण बात थी वो है कि 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध 1919 तक चला। युद्ध के लंबे समय तक चलने के कारण अंग्रेजी सरकार का सेना पर खर्च बढ़ गया। इस खर्च को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने युद्ध के नाम पर अनेक कर्जे लिए तथा भारत के लोगों पर अनेक कर लगाए, क्योंकि युद्ध जो था वो अंग्रेजी सरकार लड़ रही थी, भारत के लोग नहीं लड़ रहे थे। लेकिन जब युद्ध लंबा चल गया, 1919 तक चला, कई साल तक चल गया, तो सरकार के खर्चे बढ़ गए और सरकार ने उन खर्चों को पूरा करने के लिए जहां एक तरफ अनाप शनाप कर्जे लिए, वहीं भारत के लोगों पर अनेक प्रकार के कर लगाए। इससे लोग अंग्रेजी सरकार से नाराज हो गए और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हुई। दूसरा क्या हुआ कि पहले विश्व युद्ध के दौरान खाने की चीजों की भारी कमी हो गई, जिसके कारण उनकी कीमतें कई गुना बढ़ गई। कीमतें बढ़ जाने के कारण लोगों के लिए इन चीजों को खरीदना मुश्किल हो गया। लोगों ने अपनी मुसीबतों के लिए अंग्रेजी सरकार को जिम्मेदार, क्योंकि जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो लोग इसके लिए सरकार को दोषी मानते। तो जब पहले विश्व युद्ध में खाने की चीजों की कमी हुई और कमी होने के कारण कीमतें बढ़ी, तो लोगों ने यही सोचा कि सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी और उन मुसीबतों के लिए अंग्रेजी सरकार को जिम्मेदार माना।
वे उससे मुक्ति पाने की बात सोचने लगे। इससे भी लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हुई। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना हुई कि पहले विश्व युद्ध में सैनिकों के मरने के कारण अंग्रेजी सरकार को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। इसलिए सरकार ने गांव के युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इससे गांव के लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा पैदा हुआ। चौथी घटना हुई 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई। उसी समय फ्लू, जिसको हम प्लेग कहते हैं, उसी समय फ्लू की बीमारी भी फैल गई। 1921 में जब भारत की जनगणना हुई तो पता चला कि अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। जहां एक तरफ अकाल पड़ा, वहीं दूसरी तरफ फ्लू या जिसको हम प्लेग नाम की बीमारी फैली। तो उस बीमारी के कारण 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के लोग मारे गए। गांव के गांव खाली हो गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भी लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। तो पहले विश्व युद्ध में 3 या 4 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने भारत के लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा पैदा किया और वो अपने देश के बारे में, उसको आजाद कराने के बारे में सोचने लगे। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। ये नए नेता थे महात्मा गांधी। गांधी जी का सत्याग्रह का विचार क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। अंडरलाइन कीजिए, आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक नए तरह का जन आंदोलन चलाया था और वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। ये आप जानते हैं सभी बच्चे कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो रंग भेद की नीति का शिकार रहा है। वहां पर गोरे लोग काले लोगों पर रंग के आधार पर लंबे समय तक शासन करते रहे। तो गांधी जी ने वहां रंग भेद के खिलाफ संघर्ष चलाया था और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। क्या था सत्याग्रह, ये जानना जरूरी है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो कष्ट देने वाले से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, कि आप में ताकत नहीं होनी चाहिए। यह नहीं है कि आप बलशाली हैं, बल्कि आप सत्य के मार्ग पर चलकर भी उसे हरा सकते हैं। लेकिन गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह विरोध करने का आसान तरीका नहीं, बल्कि यह एक कठोर तरीका है, क्योंकि इसमें दूसरों को कष्ट न देकर स्वयं कष्ट उठाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है। कहते थे कि इसमें आपने दूसरों को कष्ट नहीं देने, बल्कि स्वयं कष्ट उठाने हैं ताकि उसका मन पिघले। सत्य के लिए आग्रह, तो स्वयं कष्ट उठाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है। अतः सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित होता है। गांधी जी का कहना था कि लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, कठोरता नहीं अपनानी है। अपनी बात को मनवाने के लिए आपने हिंसा पर नहीं उतर जाना है कि अगर आप किसी अपनी सत्य वाली बात को मनवाना, सत्य के लिए आग्रह करना है। सत्य को स्वीकार करवाने के लिए किसी को कष्ट नहीं देने, किसी पर हिंसा नहीं करनी है, बल्कि अहिंसा के जरिए सच्चाई को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करने से अंत में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह रास्ता ही सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जिस प्रकार उनका सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सफल रहा था, तो भारत आने के बाद भी
उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उसमें पहला आता है बिहार का चंपारण आंदोलन 1916। बिहार में चंपारण देख लेते हैं, भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में आप बिहार राज्य को देख रहे हैं और बिहार में जहां पर आप डॉट देख रहे हैं कर्सर से, वो जो है स्थान है चंपारण जिला। बिहार की चंपारण जिले में किसानों के लिए यह जरूरी था कि वे अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करें। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन थी तो उसे कम से कम 3 बीघा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। एक नियम बनाया हुआ था वहां पर। और पैदा किए गए नील को अंग्रेजों को पहले से तय किए गए दामों पर बेचे, जो पहले से तय कर रखे थे उन्होंने। लेकिन नील की खेती करने के कारण यहाँ के किसानों की दशा काफी खराब हो गई थी। अतः चंपारण के किसानों ने गांधी जी को चंपारण आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। 1916 में गांधी जी चंपारण गए। जिले के सरकारी अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। बाद में सरकार को मजबूर होकर किसानों की दशा की जांच करने के लिए एक समिति बिठानी पड़ी। इससे किसानों की समस्याएं कुछ कम हुई। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन सफल रहा। उसके बाद है गुजरात का खेड़ा आंदोलन 1917। तो मानचित्र में पहले देख लेते हैं कि खेड़ा कहां पर है। कर्सर की सहायता से आप गुजरात देख रहे हैं और गुजरात में जो आप देख रहे हैं कर्सर जहां पर रेड रेड है, यहां पर वो जगह है खेड़ा। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने के कारण किसान इस स्थिति में नहीं थे कि सरकार को लगान दे सके। इसलिए उन्होंने सरकार से लगान वसूली में छूट देने की मांग की, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में गांधी जी किसानों की मदद करने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंचे। उन्होंने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे तब तक लगान न दें जब तक सरकार लगान में छूट न दे दी। अंत में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। उसके बाद हमारे पास आता है रोल्ट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। तो पूरा इसका जो नाम था, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990, या हिंदी में जिसको हम कह सकते हैं अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे आमतौर पर रोल्ट एक्ट कहा जाता है। छोटा इसका नाम है रोल्ट एक्ट। ये भी इसी भाग में हम आपको बताएंगे क्यों इसको रोल्ट एक्ट कहते हैं। तो यह एक्ट अंग्रेजी सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 में पास किया गया था। यह कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा उस समय भारत में उभर रही राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए पास किया गया। आपने देखा है कि पहले विश्व युद्ध में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण लोग अंग्रेजी सरकार से नाराज थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। तो यह कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा उस समय भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए पास किया गया था। यह कानून 1918 में एक अंग्रेज जज सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में बनी रोल्ट समिति के सुझावों पर पास किया गया था। सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, रोल्ट समिति। उसी ने ही इस कानून को पास करने का सुझाव दिया था, इसलिए इसको हम रोल्ट एक्ट का कहते हैं। इस कानून में निम्नलिखित बातें कही गई थी। क्यों, कौन कौन से प्रावधान किए गए थे वो जानना जरूरी है। उसमें सबसे पहला था कि सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में बंद करके रख सकती थी। एक कठिन प्रावधान किया गया था कि सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में बंद करके रख सकती थी। दूसरी बात जो थी, सरकार किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। जबकि यदि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले कोर्ट से
वारंट लेना पड़ता है, लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। सरकार किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। तीसरा प्रावधान किया गया था कि सरकार प्रेस पर बलपूर्वक या जबरदस्ती रोक लगा सकती थी। इस कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उन सबूतों को देखने का अधिकार नहीं था जिसके तहत उसे दोषी ठहराया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कठोर कानून था कि उन सबूतों को भी वो व्यक्ति नहीं देख सकता था जिन सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया था, और न ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार था। पांचवा जो प्रावधान था, इस कानून के तहत सजा मिलने के बाद किसी को भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था, जबकि कानून ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दिए गए फैसले से संतुष्ट न हो या उसके खिलाफ जो फैसला आया है उससे संतुष्ट नहीं है तो वह बड़ी अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन इस कानून के तहत सजा मिलने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। छठा जो प्रावधान था, इस कानून के तहत सजा मिले व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं। इसके बाद अगर उसको सजा मिली थी तो वो किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता था। सातवां, इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहे सजा दे सकती थी तथा देश से भी निकाल सकती थी। सरकार किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहे सजा दे सकती थी। तो इस प्रकार आपने इस कानून के जो प्रावधान है वो देखे हैं किस प्रकार से कितने कठिन थे। इस प्रकार भारत के लोगों ने इसे काला कानून कहा। तो इन प्रावधानों के आधार पर हम उसको काला कानून कहते हैं और इसे पास होने से रोकने के लिए भारी विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की अंग्रेजी सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे पास करवा दिया। तो ये उस समय भारत की संसद होती थी और इसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां से अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों के लिए कानून पास करवाती थी। तो इस संस्था में या इस में उसको पास करवा दिया। गांधी जी इससे पहले सत्याग्रह के द्वारा कई आंदोलन चला चुके थे। वे इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ थे, अतः उन्होंने इस कानून के खिलाफ एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। क्योंकि काला कानून था, भारतीयों की स्वतंत्रता को छीनता था, इसलिए गांधी जी भी इस कानून के खिलाफ थे और उन्होंने इस कानून के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे कामकाज बंद कर दें और इस काले कानून के विरोध में जनसभाएं करें। इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 से हुई। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को चिंता में डाल दिया। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के बंद होने से अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। जब भारत के लोगों ने सब कुछ ठप कर दिया तो अंग्रेजों ने जो आंदोलन कर रहे थे उन पर जुल्म करने शुरू कर दिया। पंजाब में रोल्ट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जब कुछ लोग कानून के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। इस आंदोलन के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब में इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध हुआ। इससे नाराज होकर लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। जब उनके 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग नाराज हो गए और उन्होंने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार ने शहर में मार्शल लॉ लागू किया। जब स्थिति जो है हाथ से निकल गई तो सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें ये कानून होता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, सभा या सम्मेलन नहीं कर सकता है। और शहर और जनरल डायर को शहर की कमान सौंप दी। जनरल डायर का आप चित्र देख रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में
बहुत सारे गांव के लोग सालाना बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग, ये गांव के हैं, शहर के नहीं, क्योंकि गांव के लोगों को इस बात का नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू किया गया है। गांव के लोग सालाना बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा हुए। इनमें से काफी लोग ऐसे थे जो इस काले कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये आप नक्शे में देख रहे हैं, भारत के मानचित्र में पंजाब राज्य है और पंजाब में ये अमृतसर है जहां आप डॉट देख रहे हैं, और यहीं पर जलियांवाला बाग है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। जो जलियांवाला बाग जो था, जहां पर वह मैदान था, वो चारों तरफ से बंद। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बाद में जनरल डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के दिल में दहशत पैदा करना चाहता था। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैली, वैसे ही उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। इन कार्यवाहियों को कुचलने के लिए सरकार ने कठोरता का रास्ता अपनाया। जब लोग बैंकों पर हमला करने लगे, सरकारी कर्मचारियों से लड़ने लगे, तो अंग्रेजी सरकार ने इन कार्यवाहियों को कुचलने के लिए कठोरता का रास्ता अपनाया। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया, सड़कों पर घसीट कर चलने के लिए मजबूर किया गया और सारे साहबों को, अंग्रेज साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। ऐसा करके सरकार लोगों को अपमानित करना चाहती थी। बाद में हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रकार यह आंदोलन चला। जलियांवाला बाग मेमोरियल वर्तमान समय में अमृतसर में, जहां पर यह घटना 1919 में हुई थी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, जिसका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जलियांवाला बाग मेमोरियल। धन्यवाद, नमस्कार।